होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इसका ऑपोजिट पार्ट है स्टोमियम, वहां से स्पोर्स के डिस्पर्सल को पॉसिबल बनाया जाता है। ऑलराइट, लेकिन इसके लिए हमें स्टोमियम का भी पता होना चाहिए। तो व्हाट इज स्टोमियम? बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द कैप्सूल, ओके। इट कंप्राइजेस of 1/4 of capsular wall. All right. It consists of cells with thin walls. All right. और फिर इसके साथ में यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर रहा हूं, ruptures up for spore dispersal. Alright students, अब ये वाली चीज आप याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन्युलस एंड स्टोमियम। ये दो तीन पॉइंट्स आप लोग मेंशन करें उसके साथ, तो ये कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। लेकिन अगर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम, तो फिर आप ये सब के सब स्टेप्स मेंशन करेंगे और इसके अगली चीजें जो भी मैं लिखने जा रहा हूं वो भी साथ साथ जरूर लिखिएगा। अब स्टूडेंट्स, एन्युलस और स्टोमियम के साथ अब सवाल ये पैदा होता है कि कैप्सूल की हम बात कर रहे थे अभी तक कि इसकी वॉल की ये थिकनिंग है और इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसका ज्यादातर सरफेस एरिया एन्युलस ने कवर किया हुआ है और स्टोमियम के पास बिल्कुल छोटा सा एक पोर्शन है जिसको उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसको भी अगर आप उस इमेज के ऊपर गौर करें तो आपको नजर आता है दिस इज अ लिप लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो जैसे ही ये कैप्सूल्स मैच्योर होंगे, इनके अंदर जो प्रोसेस चल रहा था वो क्या था, स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस हुई और उस मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, ओके। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स बने हैं इनको डिस्पर्स करना भी जरूरी है कि इनका छिड़काव कर दिया जाए ताकि इस लाइफ साइकिल की सेकंड स्टेज का आगाज हो सके। तो स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हुई और उसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। सो नाउ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द हैप्लॉइड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। Spores, they are basically haploid, all right, and they are produced within the sporangium. Produced within the sporangium from spore mother cell by reduction division. All right students, तो ये स्पोर्स की प्रोडक्शन की बात हमने की है। अब जैसे ही स्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्सल के लिए तैयार हैं, तो यहां पे आपके ज़हन में एक सवाल ये आना चाहिए कि क्या इनका डिस्पर्सल पानी के जरिए किया जाएगा या हवा के जरिए किया जाएगा। तो याद रखें, wind dispersal is the main method by which the spores of trichophytes are dispersed around, okay। तो ये वाली चीज यहां पे लिख भी लेते हैं, spores are dispersed by wind. All right students, फिर इसके साथ ही साथ जहां पे गिरेंगे वहीं से इनकी ग्रोथ का आगाज हो जाएगा। तो हम कहेंगे दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। इसके लिए याद रखिए कि स्पोर्स अगर सुटेबल मीडियम के ऊपर गिरेगा तो फौरन जर्मिनेट करना शुरू हो जाएगा और स्पोर्स की जर्मिनेशन की वजह से जो नया प्लांट आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा, इट शुड बी गेमिटोफाइट, क्योंकि ये सारी जो पिछली फेज चल रही थी दैट वाज अबाउट द स्पोरोफाइट जनरेशन और वो इसकी डिप्लॉयड फेज थी, ओके। अब हम जिसकी बात करें इट विल बी द हैप्लॉयड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। जर्मिनेट करेगा एंड इट विल जर्मिनेट इनटू द गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा हम प्रोथैलस की टर्म यूज करेंगे। All right. Now, the prothallus or the gametophyte of the adiantum is very specific about its morphology. वो किस तरह से, सबसे पहली चीज जो आप याद रखेंगे वो ये है कि it is recognized by heart-shaped structure. All right. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बाकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, स्मॉल है,
रिड्यूस्ड है, इंडिपेंडेंट है, एंड इट इज ऑटोट्रॉफिक। ऑलराइट, अब अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो उसके लिए मैं एक टर्म यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब कुशन लाइक स्ट्रक्चर से क्या मुराद होती है कि आपने जो अपने रोजमर्रा इस्तेमाल में कुशन्स वगैरह ऑब्जर्व किए हुए हैं, उनको अगर हम देखें तो वो दरमियान में से फूले हुए होते हैं और जैसे जैसे हम उनके मार्जिन्स की जानिब जाएं तो वो बारीक होते चले जाते हैं। यही चीज यहां पे अप्लाई होगी कि कुशन लाइक या कुशन शेप्ड प्रोथैलस इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज वन सेल थिक at margins, all right, and it is many cell thick in the middle. all right students, ये इसकी थिकनेस और इसके प्रोथैलस की हम बात कर रहे हैं कि अपीयरेंस उसकी कैसी है, हम कह रहे हैं हार्ड शेप्ड स्ट्रक्चर है, ओके लेकिन उसके साथ ही साथ उसको अगर हम देखें हॉरिजॉन्टली जमीन के ऊपर पड़ा हुआ तो दरमियान में से मोटा नजर आता है और किनारों से बारीक नजर आता है, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं दिस इज द कुशन लाइक स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि इट इज 8 mm, इट्स साइज की बात कर रहे हैं, एट इट्स लॉन्गेस्ट डायमीटर। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स यहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये लॉन्गेस्ट डायमीटर क्या चीज है। बेसिकली प्रोथैलस का आगाज कहां से हुआ है, स्पोर से। तो स्पोर जिस जगह से जर्मिनेट करना शुरू हुआ, अगर सेंट्रल पॉइंट से एक एक्सपेंडेड ग्रोथ आपको नजर आ रही है तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं दिस इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर, जिसकी वजह से हम इसके साइज का ये एवरेज हमने निकाला है कि 8 मिलीमीटर तक इसकी जो है वो ओवरऑल साइज इसका हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और भी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि अगर जर्मिनेट कर गया तो उसके बाद काम खत्म हो गया, लेकिन ये जो गेमेटोफाइट है या प्रोथैलस है, इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज एपिकल नॉच। ऑलराइट, अब ये एपिकल नॉच वाला स्ट्रक्चर जो है अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि इसके एंटीरियर एंड पे, ओके ये जो साइड आपको ऊपर की जानिब नजर आ रही है, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोथैलस लाइज हॉरिजॉन्टली विद द ग्राउंड, ओके ग्राउंड के ऊपर पैरेलल पड़ा होता है। तो इस वजह से ये तो हम देखने के लिए इसको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर इस तरह से मेंशन कर रहे हैं कि इसका जो अपर पार्ट है वहां पे आपको एक ग्रूव नजर आ रहा है, एक डिप्रेशन नजर आ रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं दिस इज द एपिकल नॉच। और एपिकल नॉच का बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इट कंटेन्स द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्रोथैलस। ओके, सो कहां पे मौजूद है, एट एंटीरियर साइड, ऑलराइट, और फिर इसके साथ contains the growing point of prothallus. Alright students, फिर इसके साथ ही साथ अगर हम लोअर साइड पे देखें तो अपर साइड पे तो एपिकल नॉच है और इसकी निचली साइड पे आपको क्या नजर आएंगे, these are the rhizoids. Rhizoids की थिकनेस भी याद रखिएगा, these are one cell thick हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। और राइजॉइड्स का हमेशा क्या काम होता है कि एक तो एंकरेज प्रोवाइड करेंगे, सॉइल के साथ उसको पकड़ के रखेंगे फर्मली, और इसके साथ ही साथ दूसरा काम क्या करेंगे, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और प्रोथैलस को प्रोवाइड करते जाएंगे। फिर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज जो है टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल, दैट इज अबाउट इट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं इसके पास, आर्चिगोनिया एंड एंथेरिडिया। और अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, आर्चिगोनिया आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एंथेरिडिया आर द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। आर्चिगोनिया क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस अ सिंगल नॉन मोटाइल एग, ओके, और एंथेरिडिया क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस सिलिएटेड एंथेरोजॉइड्स और स्पर्म्स, ओके ये खास किस्म के स्पर्म्स पैदा करेंगे जिनके पास सिलिया मौजूद है, ऑलराइट, फॉर देयर मूवमेंट। अब ये मूव करते हुए स्पर्म्स हमेशा आर्चिगोनियम की तरफ आते हैं, वहां पे एग को फर्टिलाइज करेंगे और इनके फर्टिलाइज होने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी द स्टार्ट और द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल एंड दैट इज द डिप्लॉयड फेज, ओके क्योंकि स्पर्म्स भी हैप्लॉयड हैं, एग भी हैप्लॉयड है, n प्लस n इज इक्वल टू 2n, ओके तो डिप्लॉयड नए स्पोरोफाइट प्लांट का आगाज होगा और वहीं से फिर ये लाइफ साइकिल जो है फिर जीरो से स्टार्ट होगा एंड इट विल कंटिन्यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सारे का सारा आपने याद रखना है लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन क्या हमने अभी तक मेंशन किया है,
दैट वाज अबाउट एन्युलस एंड स्टोमियम। ऑलराइट, फिर इसके साथ स्टूडेंट्स जब गेमेटोफाइट जनरेशन बने तो इस गेमेटोफाइट के अंदर एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया, फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा और उससे आगे प्रोसेस जो है वो लाइफ साइकिल का चलता चला जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।